हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। बीए सेकेंड ईयर और बीए बीएड सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज का हमारा विषय है संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। अब देखिए, भारत का जो क्षेत्र है और जनसंख्या है, तो जनसंख्या और क्षेत्र की दृष्टि से हम देखते हैं कि भारत जो है विविधताओं से परिपूर्ण है। यानी कि भारत के अंदर बहुत सारी जातियां निवास करती हैं, बहुत सारी संस्कृतियां निवास करती हैं और जनसंख्या भी हमारे यहाँ पर बहुत अधिक है। तो ऐसी व्यवस्था में भारत के लिए एकात्मक शासन अपनाया जाना कठिन था। इसलिए भारत के संविधान में ये व्यवस्था की गई कि भारत के लिए संघात्मक व्यवस्था को अपनाया जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि संघात्मक व्यवस्था होती क्या है। तो सबसे पहले देखिएगा, संविधान का जो पहला अनुच्छेद है, संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। हमारा जो पहला अनुच्छेद है उसमें कहा गया है कि भारत राज्यों से मिलकर एक संघ का निर्माण करेगा, एक संघ बनेगा, सभी राज्य जिसमें समाहित होंगे। तो उस समय जितने भी 25 राज्य थे सबको यहाँ पे समाहित किया गया था। अब यहाँ देखिएगा कि भारतीय संघ व्यवस्था जो थी, संविधान हमारे संविधान सभा के द्वारा जो संविधान बनाया गया, तो संविधान निर्माताओं ने हमारे यहाँ पर हमारे संविधान में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया। इसका कारण ये था कि वो संघ व्यवस्थाओं की जो दुर्बलताएं हैं उसको दूर रखने के लिए उत्सुक थे और कुछ एक हद तक उन्होंने एकात्मक शासन व्यवस्था के भी लक्षणों को अपना लिया और कुछ संघात्मक व्यवस्था के शासनों के लक्षणों को अपनाया। तो वास्तव में भारतीय संविधान जो है उसमें संघात्मक के लक्षण भी पाए जाते हैं और एकात्मक के लक्षण भी पाए जाते हैं। तो इसे मिला जुला मिश्रण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिला जुला संघ और राज्यों का मिश्रित रूप है। भारतीय संघ में अभी कितने राज्य हैं? 29 और 7 संघीय क्षेत्र हैं। तो अभी संख्या देख लीजिए आप, उसमें से एक जम्मू कश्मीर जो है राज्य के दर्जे से बाहर हो गया है, तो वो देख लीजिएगा। अब उसके बाद देखिए, सबसे पहले जो आता है वो है कि क्या कारण होंगे कि हम पता लगा लेंगे कि इस देश में संघात्मक व्यवस्था है या संघात्मक व्यवस्था के लक्षण क्या है। तो सबसे पहले संघात्मक व्यवस्था वह व्यवस्था है जहां केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन किया जाता है। केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। संघात्मक शासन वह व्यवस्था है या वह शासन है जहां शक्तियां केंद्र और राज्य के मध्य, केंद्र व राज्य के मध्य बटी हुई होती है, बटी हुई होती है। ये देखिए, संघात्मक शासन वह शासन है जहां शक्तियां केंद्र के और राज्य के दोनों के बीच बटी हुई पाई जाती हैं। तो इस बारे में केसी वियर ने कहा भी है कि संघात्मक शासन में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है और दोनों सरकारें स्वतंत्र और समकक्ष होती हैं। केसी वियर इन्होंने कहा है कि संघात्मक शासन में शक्तियां केंद्र और राज्यों में दोनों में बटी हुई होती हैं और दोनों ही सरकारें, केंद्र की सरकार भी और राज्य की सरकार भी, दोनों ही क्या होती है? स्वतंत्र होती हैं और समकक्ष होती हैं।
बटी हुई होती है। अब यहाँ देखिएगा कैसिवियर के बाद एक और है हमारे डायसी। डायसी क्या कहते हैं संघात्मक व्यवस्था के बारे में? डायसी कहते हैं कि संघात्मक में विविधता के साथ एकता का समावेश पाया जाता है। संघात्मक जो व्यवस्था है उसमें विविधताओं के साथ साथ एकता का समावेश पाया जाता है। मतलब संघ सूची में हमारे विषय बटे हुए हैं, केंद्र अलग अपने विषयों पर कानून बनाता है, राज्य अपने विषयों पर कानून बनाता है, तो विविधताओं के बावजूद भी जो सर्वोपरि जो कानून मान्य होंगे वो केंद्र के ही होते हैं। तो ये क्या हुआ, विविधताओं के बावजूद भी एकात्मक रूप ग्रहण किए हुए है। राज्य के कानून लागू होंगे लेकिन राज्य से ऊपर केंद्र, केंद्र के कानून सर्वोपरि होते हैं, तो एकता का समावेश यहाँ पर पाया जाता है। अब उसके बाद देखिएगा गार्नर, एक और डेफिनेशन ले लीजिए। कैसिवियर हो गया, गार्नर कहता है ये वो शासन है जिसमें संविधान द्वारा केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है। वो डेफिनेशन है, बस वर्ड थोड़े से अलग यूज किए हैं। एक ने विभाजन यूज कर दिया, एक ने समावेश कर दिया एकता का, और तीसरे ने गार्नर ने क्या किया, वितरण कर दिया है, बंटवारा कर दिया है। शब्द वही है। ये वो शासन है जिसमें संविधान द्वारा केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण किया जाता है। तो कुल मिलाकर परिभाषाओं को पढ़ने के बावजूद हम निष्कर्ष यही निकालते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था वह शासन व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। अब देखिएगा संविधान में संघात्मक लक्षण क्या क्या है। किसी भी देश में ये पता लगाने के लिए कि वहाँ संघात्मक व्यवस्था है या नहीं, और संघात्मक व्यवस्था के लिए वहाँ पर कितने जो है रूल रेगुलेशन लागू होंगे, तो सबसे पहले देखिएगा कि वर्तमान में संघात्मक व्यवस्था अपनाने वाले लगभग 25 देश हैं। 25 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने देशों में संघात्मक व्यवस्था को सर्वोपरि माना, उसे अपनाया है, जिनमें प्रमुख हैं अमेरिका है। शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है। अमेरिका ने अपनाया 1789 में, स्विट्जरलैंड है 1848 में अपनाया स्विट्जरलैंड, 1848। स्विट्जरलैंड के बाद कनाडा है, कनाडा ने अपनाया है 1867 में। ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया ने 1901 में। यहाँ पर देखिएगा देश और देशों के नाम याद रख लीजिएगा आप। सोवियत संघ ने 1936 में, यूएसएसआर 1936। भारत का संविधान कब बना, 1950 में। तो ये देश आपको याद रखने हैं। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका 1994 में, बेल्जियम ने भी अपनाया है, बेल्जियम ने 1993 में अपनाया था, बेल्जियम। दक्षिण अफ्रीका 94 में। बहुत है इतना। मेन मुख्य जो बड़े देश हैं वो देख लीजिएगा, वहां कब संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। तो सबसे पहले अमेरिका 1789 में, स्विट्जरलैंड 1848 में, कनाडा 1867 में, ऑस्ट्रेलिया 1901 में, सोवियत संघ 1936 में, भारत 1950 में, उसके अलावा दक्षिण अफ्रीका 1994 में, बेल्जियम 1993 में, ऑस्ट्रेलिया 1901 में। तो ये सारे देश जिन्होंने संघात्मक व्यवस्थाओं को अपनाया है। अब देखिए भारतीय संघात्मक लक्षण क्या है। भारत के जो संविधान है उसमें संविधान की जो विशेषताएं हैं, तो वो कौन सी विशेषताएं हैं जिनको देख के हम पता लगा लेंगे कि हमारे भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तो सबसे पहले भारतीय संघात्मक लक्षण,
भारतीय संघात्मक लक्षण। सबसे पहला लक्षण है शक्तियों का विभाजन। देखिए, शक्तियों का विभाजन में मैं आपको बता दूं कि भारत में आपको पता है कि केंद्र और राज्यों में शक्तियां बटी हुई हैं। केंद्र अपने विषयों पर कानून बनाता है, राज्य अपने विषयों पर कानून बनाता है। विश्व के अन्य देशों के संविधानों में भी यही होता है। तो भारतीय संविधान में भी संघ और राज्य के बीच शक्ति विभाजन किया गया है। अब देखिए, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और इसके अलावा जो विषय रह गए वो है अवशिष्ट विषय। तो भारतीय संविधान में संघ सूची में वर्तमान में है 100 विषय, राज्य सूची में 61 52 यह विषयों की संख्या है। अब कई बुक्स में आपको इसमें मिलेगा 99, लेकिन वर्तमान में संख्या संघ सूची में कितनी हो गई है? 100 हो गई है। अब जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय ये संख्या कितनी थी? 97, 66, 47। ये मूल संविधान में संख्या इस प्रकार थी जब संविधान का निर्माण हुआ था, और अवशिष्ट विषय केंद्र के पास ही है। तो इनमें क्या होगा? संघ सूची है, इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? केंद्र को। संघ सूची में जितने भी विषय आएंगे उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होगा। राज्य सूची में राज्य को, समवर्ती सूची में केंद्र प्लस राज्य दोनों को, और अवशिष्ट विषय जो होंगे उन पर केंद्र को। ये संख्या आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ये देखिएगा, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषय। संघ सूची के विषय जो होंगे उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होगा, राज्य सूची के विषयों पर राज्य को होगा। केंद्र और राज्य दोनों समवर्ती सूची पर बनाएंगे, और लास्ट में जो विषय रह गए वो अवशिष्ट विषय कहलाएंगे जिन पर बनाने का अधिकार केंद्र को होगा। तो ये है संघात्मक व्यवस्था। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय शामिल है, राज्य सूची में 61 है, समवर्ती सूची में 52 विषय हो गए हैं। अब उसके बाद दूसरी जो विशेषता है वो है लिखित और कठोर संविधान। आप सभी को पता है कि भारत का संविधान जो है वो बहुत विस्तृत है, लिखित संविधान है भारत का। ब्रिटेन की तरह अलिखित नहीं है, लिखित। व दूसरी विशेषता है लिखित व कठोर संविधान। तो संघात्मक व्यवस्था की दूसरी विशेषता है कि भारत का संविधान लिखित है और संशोधन की दृष्टि से कठोर है, यानी कि संशोधन करना इसमें बहुत मुश्किल है। संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कठोर है। तो ये भी हमारे संघात्मक शासन की विशेषता है। उसके बाद उच्च सदन राज्यों का होना, उच्च सदन राज्यों का होना, यानी कि उच्च सदन कौन सा होता है हमारे यहाँ पर? राज्यसभा। निम्न सदन लोकसभा, और राज्यसभा क्या है? राज्यों का सदन है, राज्यों का सदन है। यानी कि राज्यसभा यहाँ सदन जो है वो राज्य जो है प्रतिनिधित्व करते हैं, और ये प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी, वहां पर सीटें भी ज्यादा होंगी, और वहां से कैंडिडेट भी ज्यादा चुनकर राज्यसभा में जाएंगे। तो प्रतिनिधित्व किसका हुआ? राज्यों का हुआ। उच्च सदन राज्यों का होना। अगली विशेषता है स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय।
हमने शासन के जो अंग हैं उनमें भी पढ़ा था कि शासन और सरकार को चलाने के लिए जो 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, इसके बाद न्यायपालिका है। तो उसके लिए आवश्यक यही है कि तीनों ही जो हैं अपने अपने क्षेत्र में कार्य करें और एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करें, तो स्वतंत्र रूप से कार्य करें, तभी जो है सही मायनों में शासन के अंग अपना अपना कार्य स्वतंत्र होकर, निष्पक्ष होकर कर पाएंगे। तो सबसे ज्यादा है संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की स्थापना की है, जो संसद और विधानमंडलों द्वारा पारित किसी भी ऐसे कानून को रद्द कर सकते हैं जो संविधान पर अतिक्रमण करता हो या संविधान के विरुद्ध हो। एक वर्ड होता है न्यायिक पुनरावलोकन, आपने सभी ने सुना होगा। तो न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास ये अधिकार होता है कि वो बनाए गए कानून को, जो संसद ने जो कानून पारित कर दिया है, उसको दोबारा से उसका पुनर्निरीक्षण करके वैध या अवैध घोषित कर सकता है। ये अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को होता है कि वो जो कानून है वो संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार वैध है या नहीं है। तो वही चीज उच्च न्यायालयों पर भी लागू होती है। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जो राज्य के होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ही अधिकार दिया गया है कि वो स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सकते हैं और संविधान के द्वारा या संसद के द्वारा और उच्च न्यायालय किसके द्वारा, विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानूनों की सही रूप से व्याख्या भी करते हैं और उनको अवैध होने पर रद्द भी कर सकते हैं। वो निष्पक्ष होंगे, बिना किसी प्रेशर के अपना निर्णय सुना सकते हैं। तो भारत में भी यही है, हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा हाई कोर्ट सर्वोच्च माना जाता है, स्वतंत्र है। तो ये चारों ही विशेषताएं जो हैं भारतीय संविधान में पाई जाती हैं और चारों ही किस ओर इंगित करती हैं, इशारा करती हैं कि हमारे यहाँ पर संघात्मक व्यवस्था है। संघात्मक व्यवस्था के लिए इन चारों का होना आवश्यक है। कठोर और लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान हमारे यहाँ पर सर्वोच्च है, शक्ति विभाजन भी पाया जाता है और स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका पाई जाती है, सर्वोच्च न्यायपालिका भी यहाँ पर पाई जाती है। इस प्रकार भारत जो है पूरी तरह से पूर्ण रूप से संघात्मक व्यवस्था की स्थापना करता है। ठीक है, अब ये तो थे पूरे संघात्मक व्यवस्था के लक्षण। अब कुछ विचारक कहते हैं कि जो भारतीय संविधान है उसमें संघात्मक के लक्षण कम है, एकात्मक व्यवस्था के लक्षण ज्यादा है, अर्थात वो दोनों का मिश्रित रूप है, मिश्रण पाया जाता है। तो ये बताएंगे कि संविधान के द्वारा शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की गई है। केंद्र जो है हमारे यहाँ पर शक्तिशाली होगा। एक विचारक हुए हैं पीटी चाको। उन्होंने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी कि भारतीय संविधान शरीर से तो संघात्मक है, शरीर से तो संघात्मक है, लेकिन आत्मा से एकात्मक है। शानदार डेफिनेशन। पीटी चाको बहुत बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछी जाती है। पीटी चाको ने कहा भारतीय संविधान शरीर से संघात्मक अवश्य है लेकिन आत्मा से एकात्मक है। सारी शक्तियां संसद को दी गई हैं, विधानमंडलों को नहीं। ऐसा इसलिए किया गया कि केंद्र जब जब कमजोर हुआ है, गुलाम हुआ है, इसलिए केंद्र को ज्यादा शक्तियां दी गई है बजाय राज्यों के। संसद को ज्यादा दी गई है, विधानमंडलों को कम दी गई है। कारण क्या है? केंद्र जब जब कमजोर हुआ है तब तब गुलाम हुआ है, इसीलिए उसमें एकात्मक तत्व भी डाले गए हैं। ये कुछ एक कारण है। अब सबसे पहले भारतीय संघ की विशेषताएं भी कह सकते हो इसको,
और भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण भी आप इसको कह सकते हैं। तो देखिएगा, वो तो एक अलग से टॉपिक हो जाएगा अपना भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण। तो आज हमको सिर्फ संघात्मक व्यवस्था की डेफिनेशन याद करनी है, किन देशों में संघात्मक शासन पाया गया है, और याद करना है कि संघात्मक व्यवस्था के जो लक्षण है वो भारतीय संविधान में कितने हैं और कौन कौन से हैं। अगला जो हमारा कल वीडियो होगा उसमें होंगे भारतीय संविधान में एकात्मक व्यवस्था अर्थात एकात्मक लक्षण, भारतीय संघ की विशेषताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।